मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 12 की, जिसका नाम है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, मैन नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो संसाधन होते हैं ये क्या होते हैं। संसाधन क्या होते हैं कि जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो लोहे की वस्तु हो, या कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, चाहे वो मृदा हो, खनिज हो, या कोई भी ऐसे पदार्थ जिनका हम यूज ले रहे हैं, जिनका उपयोग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन जो हैं, अगर ये हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और हम इनका जो उपयोग है वो उसी रूप में कर रहे हैं जिस रूप में हमें ये प्राप्त हो रहे हैं, उसी रूप में कर रहे हैं जिस रूप में ये हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यानी कि वे वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं और वो प्रकृति से प्राप्त हो रही हैं, तो हमें उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और उनका उपयोग भी हम उसी प्रकार से करते हैं जैसे वो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है और पेट्रोल के रूप में ही हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक संसाधन। लकड़ी है, लकड़ी का उपयोग हम लकड़ी के रूप में ही करते हैं, तो वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। मृदा है, जो मिट्टी है, वो भी प्रकृति से प्राप्त होती है। मिट्टी जो है उसको मिट्टी के रूप में ही यूज़ कर रहे हैं, तो वे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संसाधन कह देते हैं। संसाधन जो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, इनके प्रकारों की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, तो विभिन्न आधारों के ऊपर इनकी बात करेंगे। पहला जो आधार ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ विकास तथा प्रयोग के आधार पर। विकास तथा प्रयोग के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? तो आप बताएंगे कि वे संसाधन या वस्तुएं जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता हो। वे संसाधन जिनकी संरचना या मात्रा हमें पता हो। हमें ये पता हो कि ये संसाधन कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, कहाँ पे उपस्थित है, इसकी संरचना कैसी है, क्या यूज में आएगा, ये सब अगर हमें पता है तो उस संसाधनों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में कोयले का भंडार है, कोयले की मात्रा पाई जा रही है, तो हमें पता है कि जर्मनी में कितना कोयला है। तो ये जो कोयले की मात्रा है ये क्या है? वास्तविक संसाधन है। दूसरी बात करें, जैसे पश्चिम एशिया जो है, इसमें खनिज तेल पाया जाता है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल की मात्रा, तो यानी हमें पता है पश्चिम एशिया में खनिज तेल पाया जा रहा है और कितनी मात्रा में पाया जा रहा है, इसलिए खनिज तेल की मात्रा भी क्या हुई? वास्तविक संसाधन। इसके अलावा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। अब महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो है उसकी मात्रा कितनी है ये भी हमें ज्ञात है। तो इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन, जिनकी मात्रा, क्वांटिटी हमें पता हो कि कितनी है। दूसरी अगर हम बात करें तो है उसका नाम संभाव्य संसाधन।
संभाव्य संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जिनकी निश्चित मात्रा या संख्या हमें पता नहीं हो, जिनकी निश्चित मात्रा हमें पता नहीं हो, हमें ये पता नहीं हो कि जो संसाधन है वो कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। जिस प्रकार हम बात करें कि जो लद्दाख है, इस लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम है, अब हमें ये तो पता है यूरेनियम है वहाँ पे, लेकिन कितनी मात्रा में है ये हमें पता नहीं है, और इसका उपयोग आगे आने वाले समय में हम किस प्रकार से करेंगे इसका नॉलेज हमें नहीं है। इसलिए ये लद्दाख में जो यूरेनियम की मात्रा है ये क्या है, संभाव्य संसाधन। अगर पवन ऊर्जा की बात करें तो जो पवन चक्कियाँ होती हैं, पवन चक्कियाँ इसी प्रकार से संभाव्य संसाधन था 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले पवन चक्कियाँ जो थी इनका उपयोग के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, ये कितनी संख्या में है ये भी हमें नहीं पता था। तो इस प्रकार 20 वर्ष पहले जो पवन चक्कियाँ थी, आजकल तो आधुनिक समय में हमने इनका उपयोग जान लिया है, पवन चक्कियों का बहुत अधिकता से हम प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो पवन है, बिजली है, बिजली का निर्माण हम कर रहे हैं। लेकिन 20 वर्ष पहले हमें इतना नॉलेज नहीं था। तो 20 वर्ष पहले जो पवन चक्कियाँ हैं इनकी जो संख्या है वो भी क्या थी, संभाव्य संसाधन के रूप में थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के प्रकार में पहला हुआ विकास तथा प्रयोग के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा आधार लेते हैं उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है जैव संसाधन, और जो दूसरा है वो है अजैव संसाधन। ये दोनों इजी हैं। जैव अजैव संसाधन क्या होते हैं? जैव वो संसाधन है जो सजीव है या जीवित है, जैसे कि मनुष्य है, जंतु है, जीव है, पेड़ पौधे हैं, जो भी सजीव है वो क्या कहलाएगा? जैव संसाधन कहलाएगा। और जो निर्जीव होगा, जैसे पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, या कोई भी मर्दा है, वायु है, प्रकाश है, कोई भी अन्य जो निर्जीव है वो क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे आधार की ओर, जिसका नाम है वितरण या भंडारण के आधार पर। वितरण या भंडारण के आधार पर, वितरण या भंडारण के आधार पर भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हम लेते हैं सर्वव्यापक, नाम से स्पष्ट है, जो सर्वव्यापक यानी सभी जगह पाए जाने वाले, यानी कि सभी जगह पर उपस्थित या सभी जगह पर पाए जाने वाले जो संसाधन है वो क्या कहलाएंगे? सर्वव्यापक संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि वायु है, सभी जगह विद्यमान होती है, तो ये क्या है? सर्वव्यापक संसाधन है। इसी प्रकार दूसरी बात करें तो स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन क्या होते हैं? स्थान विशेष पर ही होते हैं। जैसे कि कोई भी संसाधन है, जैसे तांबा है, तो ये विशेष स्थान पर ही पाया जाता है, सभी जगह नहीं है। लोहा है, तो जो क्षेत्र जिसके अंदर वो विशेष धातु, विशेष पदार्थ, विशेष संसाधन पाया जा रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहते हैं, जो एक विशेष जगह पर ही पाए जाते हैं। ये जो स्थानिक होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, स्थान पर ही पाए जाते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं प्रकारों में नव्यकरणीयता के आधार पर। नव्यकरणीयता क्या होती है? तो आप ये बताएंगे कि नव्यकरणीयता के आधार पर भी संसाधनों को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो आप बताएंगे कि वे संसाधन, वे वस्तुएं जिनका निर्माण या प्रयोग दोबारा किया जा सकता है। मतलब हम इन संसाधनों को अगर एक बार यूज में लेंगे, एक बार उपयोग करेंगे, तो हम पुनः इनका क्या कर सकते हैं? उपयोग
कर सकते हैं। तो इन संसाधनों का जो उपयोग है वो एक बार करने के पश्चात दोबारा भी किया जा सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। इनका उपयोग वापस से किया जा सकता है। दूसरी अगर बात करें तो अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा उपयोग नहीं होगा, यानी कि हम इनका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, एक बार यूज में लेने के बाद में धुआं बन जाएगा, दोबारा उस पेट्रोल को यूज में नहीं लिया जा सकता, प्राकृतिक गैस है। तो इस प्रकार जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये असीमित होते हैं, मतलब इनको कितनी बार भी यूज में लिया जा सकता है, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये सीमित होते हैं। सीमित का मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में होते हैं। इनका उपयोग अगर हम बार बार में करते रहे, ज़्यादा उपभोग करते रहे, तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे और अगली पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, यानी कि अगली पीढ़ी इनका उपभोग नहीं कर पाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार जो हैं आपको विभिन्न आधारों पे पूछे जा सकते हैं। किसी भी आधार को मानकर आपको ये पूछा जा सकता है कि इस आधार पर, जैसे कि उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, या आपको ये दे सकते हैं कि विभिन्न आधारों के आधार पर हमें ये बताइए कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं। उनको परिभाषित भी और उदाहरण सहित परिभाषित करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार RBSC में बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये पूछ सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें प्रबंधन क्यों करना चाहिए, हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है वो उचित ढंग से क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा कि अगर हम प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अगर हम लापरवाही से करते रहेंगे, अगर हम बार बार इनका उपयोग व्यर्थ में करते रहेंगे, तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसका लाभ नहीं उठा पाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर हम पेट्रोल, अगर जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या इसी प्रकार बढ़ती रही, तो गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी और गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो पेट्रोल उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। और जिस प्रकार पेट्रोल खर्च होता जाएगा तो हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी वो पेट्रोल को देख नहीं पाएगी, या पेट्रोल से संबंधित चलने वाली गाड़ियों जो है उनको यूज़ नहीं ले पाएगी, क्योंकि पेट्रोल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ख़त्म में हो जाएगा। और पेट्रोल जो है इसको हम बना भी नहीं सकते, तो पेट्रोल को ज़मीन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए? उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ उपयोग या लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रबंधन करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए इनको जितना हो सके उतना ज़्यादा, ताकि अगली पीढ़ी जो है वो इनका उपयोग कर सके। आगे हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन नहीं होगा तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी इनका उपयोग नहीं कर पाएगी। मनुष्य जो होता है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है? प्रकृति पर निर्भर रहता है। उसे प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती रहती है, जिनका वो क्या करता रहता है? दोहन करता रहता है और अपना जीवन चलाता रहता है। लेकिन अपने लोभ लालच के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का व्यर्थ उपयोग करना गलत है, जिससे ये ख़त्म हो जाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए शेष नहीं रहेंगे। तो प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? पहला बिंदु पढ़ते हैं हम इसमें। तो पहला बिंदु है न्याय संगत उपयोग। न्याय संगत उपयोग तथा संरक्षण।
न्याय संगत उपयोग का मतलब है कि हमें जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध यानी कि योजना बनाकर, न्याय संगत यानी कि न्यायिक ढंग से और विवेकपूर्ण इनका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। योजनाबद्ध का मतलब होता है कि हमें योजना बनानी चाहिए। अगर हम गाड़ी से मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो कितना पेट्रोल खर्च होगा, किस प्रकार से हम अगर शॉर्ट रास्ते से जाएंगे तो किस प्रकार तेल को बचा सकते हैं, इस प्रकार की योजना हमारे दिमाग में होनी चाहिए जिससे हम पेट्रोल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकें। न्याय संगत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा लापरवाही से इसका प्रयोग करें। और विवेकपूर्ण के रूप से मतलब होता है कि जहाँ पे हमें विवेकता दिखानी चाहिए कि हमें जहाँ पे गाड़ी का इस्तेमाल हम नहीं कर मतलब गाड़ी के बिना भी काम चल जाता है तो वहाँ पे हमें पैदल या साइकिल के द्वारा जो रास्ता है उसे कवर करना चाहिए, जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो है इनका योजनाबद्ध, न्याय संगत और विवेकपूर्ण तरीके से हमें क्या करना चाहिए, दोहन जो है वो करना चाहिए ताकि इनसे कई दिनों तक लाभ कमाया जा सके और ये भविष्य के लिए क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। आगे बात करते हैं कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इस मैटर में हमने बात की है कि पिछली 2 शताब्दियों से जनसंख्या और जो औद्योगिक उत्पादन है, जो जनसंख्या है इसके साथ ही जो औद्योगिक उत्पादन है, इन दोनों की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो औद्योगिक उत्पादन है वो भी बढ़ता जा रहा है। और औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से जो हमारे कच्चे माल की खपत है, जो कच्चा माल है, जिस प्रकार से भोजन है, वस्त्र है, आवास है, परिवहन के संसाधन है, विभिन्न प्रकार के यंत्र है, औद्योगिक कच्चा जो माल है, इनका क्या हो रहा है, इनकी जो खपत है वो कई गुना क्या हो गई है, बढ़ गई है। और बढ़ने के कारण क्या हुआ है कि हम तेज़ी से प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से क्या कर रहे हैं, विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं। गलत तरीके से शोषण करते जाएंगे तो क्या होगा, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से जो मानव का है वो भी अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने के कारण जो मनुष्य है उसका भी जीविकोपार्जन जो है वो अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन है इनका प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए या इनका जो ख़त्म होने का खतरा है वो ना रहे, इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन करना चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि जो संसाधन है इनके संरक्षण के उपाय क्या हैं। संसाधन के संरक्षण के उपाय, हम किस प्रकार से संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं यानी कि संसाधनों को बचा सकते हैं। तो प्राकृतिक संपदा जो है इसे हमारी पूंजी माननी चाहिए। प्राकृतिक संपदा को हमारी पूंजी मानना चाहिए। पूंजी है, ऐसा नहीं कि हम इनको प्राकृतिक संपदाओं को, जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, चाहे वो वन हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई भी अन्य, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा जो लाभकारी कार्य हैं, उन लाभकारी कार्यों में प्राकृतिक संसाधनों का उचित ढंग से, सुनियोजित ढंग से क्या करना चाहिए, हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी देश या प्रदेश में हम रहे हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधन जो हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पेट्रोल जो है उसकी मात्रा कम है तो हम इसका कम यूज़ करें, यानी कि हमें संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। और संसाधन जो होते हैं ये परस्परावलंबी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए अगर घास ख़त्म हो जाएगी संसार से
तो हिरण अपने आप ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि एक जो संसाधन है वो दूसरे संसाधन से जुड़ा होता है। अगर एक संसाधन ख़त्म हो गया तो दूसरे संसाधन भी उसके साथ भी जो उससे जुड़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अगर एक संसाधन को ख़त्म कर देंगे तो दूसरा जो है वो अपने आप ही उसका कुप्रभाव जो है वो दूसरे संसाधनों पर भी पड़ेगा। तो हमें इनका जो प्रयोग है वो प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। ये संसाधन जो हैं ये सीमित हैं, इन्हें बचाना चाहिए, अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए इसका। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि जो सीमित परिभाग वाली प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, उनके लिए हमें विकल्प खोजने चाहिए। जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल ख़त्म होने लगेगा तो इसके लिए आजकल आपने देखा होगा बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई है। तो ये क्या है, अगर आगे बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ खरीदेंगे तो पेट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही बच जाएगा। यानी कि हमें सीमित परिभाग वाली जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके लिए विकल्प खोजने चाहिए, ताकि उनके अलावा हम अन्य संसाधनों का प्रयोग कर उस संसाधन को, सीमित संसाधनों को बचा सकें। और इसके ऊपर क्या होना चाहिए कि जो सरकारी संस्था है और जो गैर सरकारी संस्था है, इन दोनों संस्थाओं को मिलकर सहयोग प्रदान करना चाहिए।